नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 11वें चैप्टर विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, चैप्टर का नाम देखिए, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। हम प्रकाश की जो प्रकृति है उसके बारे में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश को यदि हम तरंग के रूप में माने तो प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण को समझा सकते हैं। बट तरंगीय प्रकृति के द्वारा प्रकाश की कुछ घटनाएं जैसे जीमान प्रभाव, स्टोर्क प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझाया जा सकता। तो प्रकाश की कुछ घटनाएं जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, जीमान, स्टोक्स प्रभाव, इनको समझने के लिए प्रकाश की कणीय प्रकृति मानी गई। प्रकाश की कणीय प्रकृति, कणीय स्वरूप माना गया। तो प्रकाश की सभी घटनाओं को समझने के लिए उसे तरंग तथा कण दोनों फॉर्म में माना गया। अर्थात जो प्रकाश या विकिरण है उसको कण और तरंग दोनों स्वरूपों में माना जाता है। अर्थात जो विकिरण होती है उसकी द्वैत प्रकृति होती है, दो प्रकृति होती है, कण और तरंग दोनों होती है। क्लियर? ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारे पास में कोई द्रव्य है, तो द्रव्य है तो वो कण के रूप में तो है ही, तो उसकी कणीय प्रकृति तो होती है। लेकिन जब द्रव्य अर्थात कोई द्रव्यमान, कोई कण गति कर रहा है तो वो तरंगीय स्वरूप भी प्रदर्शित करता है। डी ब्रोगली ने एक परिकल्पना प्रस्तुत की, उसके आधार पर उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार से जो तरंग है वो कणीय प्रकृति प्रदर्शित करती है, ठीक उसी प्रकार से गतिशील द्रव्य भी तरंगीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। तो इस पूरे चैप्टर में हम इन्हीं का अध्ययन करने वाले हैं कि जो विकिरण है वो तरंग और कणीय दोनों स्वरूपों में होता है, और इसी प्रकार से गतिशील जो द्रव्य है वो कण तथा द्रव्य, कण तथा तरंग दोनों स्वरूप में होता है। क्लियर? इनको प्रूफ करने के लिए कुछ हम घटनाओं का, कुछ प्रयोगों का इस चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं। मैं एक बार टॉपिकों को बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, और वो आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इसके पश्चात हम बात करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर में सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे अधिक इसी का ही अध्ययन करने वाले हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को सिर्फ और सिर्फ कणीय प्रकृति के द्वारा समझाया जा सकता है, और इसको समझाने के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक प्रकाश विद्युत समीकरण भी प्रस्तुत की जो कि प्रकाश की कणीय प्रकृति पर आधारित होती है। इसके अलावा हम द्रव्य की जो तरंगीय प्रकृति है उसको बताने वाली डी ब्रोगली की परिकल्पना पढ़ेंगे। साथ में हम देखेंगे द्रव्य की तरंग प्रकृति को बताने वाला एक प्रयोग जिसे हम डेविसन जर्मर प्रयोग कहते हैं। क्लियर? विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे के वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम आपको NCERT के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग सभी चैप्टर के, सभी टॉपिक्स के वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं। तो कंटिन्यू हमारे साथ में बने रहिए। फिजिक्स को आसान भाषा में इजी तरीके से समझने के लिए कंटिन्यू जुड़े रहिए। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन इमिशन होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन जो शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ होगा कि इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकालना। इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकालना ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है। अब इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से कैसे बाहर निकाला जा सकता है, कौन से तरीके हो सकते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन है क्या। तो इसका मतलब क्या है कि धातु के पृष्ठ से, जैसे धातु के अंदर से हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, इलेक्ट्रॉन को बाहर, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना ही क्या है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन है। बाहर
निकालना। क्लियर? अब देखिए, हम बात करते हैं धातु का जो पृष्ठ है वो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मैं किसी परमाणु के स्वरूप की बात करता हूं, जैसे ये हमारे पास में है कोई परमाणु, ये हमने क्या दिखाया है, यहां पर एक परमाणु दिखाया है। क्लियर? और इस परमाणु के अंदर मध्य भाग में अति सूक्ष्म क्षेत्र में नाभिक होता है, धनावेशित नाभिक होता है। ये क्या है, हमारे पास में नाभिक है, धनावेशित पार्टिकल इसके मध्य में उपस्थित होते हैं। इसके अंदर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों पार्टिकल मौजूद होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी मौजूद होते हैं, धनावेशित होता है। क्लियर? इसके चारों ओर निश्चित पथों पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, निश्चित पथों में चक्कर लगाते हैं। इनको हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? ऊर्जा स्तर कहा जाता है। और इन ऊर्जा स्तरों को हम नाम देते हैं KLMN। इस प्रकार से यह है इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर, जिन्हें हम कक्षाएं भी कहते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? कोश या कक्षाएं भी कहा जाता है। अब देखिए, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो आंतरिक कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से परबल बल के द्वारा बंधे होते हैं। क्लियर? और जो बाह्यतम कक्षाएं होती है, जो बाह्यतम कक्षा है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दुर्बल बल द्वारा बंधे होते हैं। देखिए, एक बार समझ लीजिए कि जो बाह्यतम, जैसे मान लीजिए कि ये मैंने परमाणु की बाह्यतम कक्षा ले रखी है और इसमें ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ये नाभिक से कुछ दूरी पर है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बाह्यतम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन है, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, तो ये नाभिक से अधिक दूरी पर होता है, नाभिक से अधिक दूरी पर होता है। देखिए, नाभिक धनावेशित होता है। नाभिक कैसा है? धनावेशित। नाभिक कैसा पार्टिकल है? एक धनावेशित कण होता है। जबकि ये है इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? ऋणावेशित होगा। क्लियर? इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित पार्टिकल होता है और ऋणावेशित जो पार्टिकल है वो धनावेशित पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, दोनों के बीच में आकर्षण बल काम करता है। तो इस इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य का क्या काम कर रहे हैं? इन सभी इलेक्ट्रॉनों को ये नाभिक अपनी ओर खींच रहा है, बट जो ज्यादा नजदीक है वो ज्यादा आकर्षण बल से बंधे हुए हैं और जो ज्यादा दूर हैं वो कम आकर्षण बल से बंधे हुए हैं। क्लियर? तो जो यहां वाले इलेक्ट्रॉन है इससे प्रबल बल के द्वारा बंधे होते हैं, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो इससे दुर्बल बल के द्वारा बंधे होते हैं। क्लियर? अब देखिए, जब हम इस परमाणु को ऊर्जा देते हैं, क्या देंगे? ऊर्जा। अपने आप तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा और धातु के पृष्ठ को छोड़कर बाहर नहीं निकलता है। तो जब हम इस परमाणु को ऊर्जा देंगे तो ये जो बाह्यतम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन है जो कि नाभिक से दुर्बल बल के द्वारा बंधा होता है, थोड़ी सी ऊर्जा पाकर सामान्य टेम्परेचर पर, सामान्य ताप पर, ये थोड़ी सी ऊर्जा पाकर पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण करता है। कौन विचरण कर रहा है? बाह्यतम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो जब ये बाह्यतम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण करने लग जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कह देते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कह दिया जाता है। क्लियर? मुक्त इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। यहां तक समझ में आ गया? तो देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस परमाणु को छोड़कर, परमाणु की बाह्यतम कक्षा को छोड़कर परमाणु के अंदर स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहा है। एक परमाणु की दूसरे परमाणु की बाह्यतम कक्षा में जा रहा है, गति कर रहा है, बट धातु के पृष्ठ को छोड़कर बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है? अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगा। अब देखिए, हम क्या करना चाह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करना चाह रहे हैं। हमें क्या देखना है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, जिसमें क्या होता है? धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर निकल रहा है? नहीं। मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर परमाणु के धातु के पृष्ठ के अंदर ही स्वतंत्र रूप से गति कर रहा है, बट उसको छोड़कर बाहर नहीं निकल रहा। तो देखिए,
किसी इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ेगी। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो कि पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण करता है, तो इसके लिए तो ये सामान्य ताप के ऊपर भी, सामान्य टेम्परेचर के ऊपर भी ये ऐसा कर लेता है। क्लियर? तो सामान्य ताप पर भी ऐसा पॉसिबल है, बट जब इस इलेक्ट्रॉन को हम धातु के पृष्ठ से बाहर निकालना चाहें तो हमें एक अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। उस ऊर्जा को हम देहली ऊर्जा कहते हैं। उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है? देहली ऊर्जा कहा जाता है, जिसे हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं, कार्यफलन भी उसे कहा जाता है। तो देखिए मैं यहां पर कार्यफलन को बाहर परिभाषित कर देता हूं। कार्यफलन, कार्यफलन, कार्यफलन का मतलब क्या है? किसी धातु के पृष्ठ से, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। वर्क फंक्शन इसको कहते हैं। देखिए कार्यफलन है क्या? एक प्रकार की ऊर्जा है। इसे हम देहली ऊर्जा भी कहते हैं। इसे और क्या कहा जाता है? देहली ऊर्जा भी कहा जाता है। इसको और क्या कह देते हैं? देहली ऊर्जा कहते हैं। क्लियर? इसे फाई नोड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? फाई 0 से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई नोड से प्रदर्शित करते हैं, फाई 0 से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए ये जो कार्यफलन होता है, देहली जो ऊर्जा होती है वो अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होती है। सीजियम के लिए कार्यफलन न्यूनतम होता है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि प्लेटिनम के लिए सबसे ज्यादा होता है और वो 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एक बार देखो, ध्यानपूर्वक समझेंगे। कार्यफलन क्या है? किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। कहां से निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन को? धातु के पृष्ठ से। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी उसे हम कार्यफलन कहेंगे, देहली ऊर्जा कहेंगे। ठीक है? और वो अलग अलग धातुओं के लिए क्या होती है? अलग अलग होती है। मैं यहां पर बात करता हूं, देखिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। हम यहां पर लेकर चल रहे हैं सीजियम। क्या लेकर चल रहे हैं? सीजियम। तो सीजियम के लिए जो फाई नोट है वो हमारे पास में होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये होता मिनिमम। क्या होता है? मिनिमम होता है। कार्यफलन की वैल्यू मिनिमम किसके लिए होगी? सीजियम के लिए होगी। फिर हम बात करते हैं प्लेटिनम के लिए। प्लेटिनम के लिए जो कार्यफलन है वो सर्वाधिक होता है, मैक्सिमम होता है, और वो 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और ये सर्वाधिक होगा। ये क्या होगा? सर्वाधिक होगा, अधिकतम होगा। क्लियर? तो ये मैंने आप लोगों को परिभाषित कर दिया है, समझा दिया है कार्यफलन क्या है, और अलग अलग धातुओं के लिए कार्यफलन की वैल्यू अलग अलग होगी। सीजियम के लिए न्यूनतम, प्लेटिनम के लिए अधिकतम हमने आपको बता दी है। अब किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के कितने तरीके हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, वो मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। देखिए अब मैं यहां से इस परमाणु को हटा देता हूं। विधियों की यहां पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो देखिए
हम आपको इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की जो विभिन्न विधियां हैं वो समझा देते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की विधियां, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की विधियां कौन कौन सी विधियां हैं? देखिए वैसे तो 4 विधियां हैं, हमारे सिलेबस में 3 है, बट मैं आपको चारों बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहली जो विधि है वो है तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन समझा देते हैं बस। तापायनिक उत्सर्जन का मतलब है आप किसी धातु के पृष्ठ को गर्म कर रहे हैं, ताप प्रदान कर रहे हैं। आप क्या दे रहे हैं? ताप दे रहे हैं। इट मीन्स जो आपके पास में जो धातु है उसको गर्म कर रहे हैं, तो गर्म से क्या होगा, धातु के अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो आवश्यक ऊर्जा उससे ग्रहण कर लेगा और ग्रहण करके वो उससे बाहर निकल जाएगा। तो उस उत्सर्जन को हम कहते हैं तापायनिक उत्सर्जन। और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनको हम तापीय इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक बार तापायनिक उत्सर्जन क्या है इसके बारे में फिर से सुन लीजिए कि जब हम किसी धातु को गर्म करते हैं, ताप प्रदान करते हैं, तो धातु के पृष्ठ से जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो उन्हें हम तापीय इलेक्ट्रॉन, और इस घटना को हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर? समझ आ गया? इट मीन्स है गर्म करने पर, ताप देने पर। क्लियर? चलिए दूसरे जो तरीका है वो क्या है? क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन क्या होता है? क्षेत्र उत्सर्जन के अंदर इसका मतलब है हम शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र लगाएंगे। धातु पर क्या लगाएंगे? शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र। देखिए इससे क्या होगा, धातु के पृष्ठ पर शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र हम लगा देंगे। शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र लगाकर यदि हम इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करें तो उसको हम कहेंगे क्षेत्र उत्सर्जन। 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। देखिए मतलब समझेंगे कि जैसे ये कोई हमारे पास में धातु है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। हमने यहां पर एक शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र लगा दिया। क्या लगा दिया है आपने? एक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर लगा दिया है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऋणावेश से प्रतिकर्षित होगा, इस धनावेश से आकर्षित होगा, इस धातु के पृष्ठ से बाहर निकल जाएगा। जब आप विद्युत क्षेत्र, पावरफुल विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन पर, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन पर भी एक शक्तिशाली बल काम करेगा और उस शक्तिशाली बल लगने के कारण से वो उस धातु के पृष्ठ से बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर ये विद्युत ऊर्जा ग्रहण करके धातु के पृष्ठ से बाहर निकल जाता है। धातु के पृष्ठ से बाहर निकल जाता है। क्लियर? तीसरी और इस चैप्टर में जो बहुत बार यूज में आने वाली जो घटना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का जो तरीका है वो है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। थर्ड जो मेथड है वो कौन सा है? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। इसमें क्या होगा, एक निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश हम धातु के पृष्ठ पर आपतित करवाएंगे। एक निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश धातु के पृष्ठ पर डालेंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो उस घटना को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं और इसी घटना को आगे चलकर प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा गया। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा गया, जो कि आप अगले वीडियो में अच्छे से समझने वाले हैं। तो देखिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या है? एक निश्चित आवर्ती से, एक निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश धातु के पृष्ठ पर, धातु के पृष्ठ पर
आपतित करवाकर, आपतित करवाकर हम क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे, जिसे हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। और इस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन है बाहर निकलेंगे उसको हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो धारा प्रवाहित होगी उसको हम प्रकाश विद्युत धारा कहेंगे। क्लियर? तो ये था प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। चौथी और अंतिम द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र उत्सर्जन भी कह देते हैं। देखिए द्वितीयक उत्सर्जन का मतलब क्या है। द्वितीयक उत्सर्जन का मतलब है, समझिए कि जब हम शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र किसी धातु के ऊपर लगा देते हैं तो उस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन है वो धातु के अंदर गति करने लगते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो दूसरे इलेक्ट्रॉनों से वो टक्कर करेंगे। दूसरे इलेक्ट्रॉनों से जब टक्कर करते हैं तब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उसको हम कहते हैं द्वितीयक उत्सर्जन। देखिए समझेंगे आप इसे। ये हमारे पास में कोई धातु का टुकड़ा है, ये क्या है, हमारे पास में धातु का टुकड़ा है। इसके ऊपर हम लगा देंगे शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र। ये हमने क्या लगा दिया, इसके ऊपर शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र लगा दिया है। क्लियर? अब उस शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन है वो गति कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाया है वो इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में टेढ़ी मेढ़ी F1 गति करेगा। अब इसकी गति के दौरान ये क्या करता है, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर कर लेता है। जैसे ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से यदि बाहर निकल जाता है तो उसको हम कहते हैं द्वितीयक उत्सर्जन। क्या कहा जाएगा? द्वितीयक उत्सर्जन कहा जाएगा। क्लियर? देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जब शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं तो सहसंयोजक बंध टूटते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, और गति के दौरान दूसरे इलेक्ट्रॉनों से जब टक्कर हो जाती है तब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसको हम द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। तो ये हमने बताई आपको चार विधियां, चार तरीके से किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। चारों जो मेथड हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।